हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि EMRS की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, सभी ने फॉर्म फिल कर दिए हैं और सभी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। तो मैं आज स्पेशल क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। उस स्पेशल क्लास कोई कहने के लिए नहीं, वाकई में कोई ख़ास एक अच्छी क्लास होने वाली है, जो कि चुनिंदा पॉइंट्स लिए हैं मैंने। अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते थे वो पॉइंट्स नहीं, अब जो ट्रेंडिंग में है वो पॉइंट्स लिए हैं मैंने। जिन बुक्स से हम पहले तैयारी करते थे, आयोग ने भी अपना पैटर्न बदला है, तो हमें भी उस बदलते हुए पैटर्न के साथ आगे अच्छी और बेस्ट तैयारी करनी है। आयोग हो या NCERT, हिंदी साहित्य का सिलेबस तो आपका वही रहता है, केवल थोड़ा बढ़ जाता है। कहीं थोड़े कवि या लेखक कम हो जाते हैं, कहीं ज़्यादा लेवल पर हो जाते हैं। लेकिन हम अगर PGT लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें हर चीज़ डीपली पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं हिंदी साहित्य में, आज हम उन्हीं विशेष लेखक कवि पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। यकीन मानिए, क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट्स उठाए हैं और थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगी अच्छे पॉइंट्स। तो एक ही रिक्वेस्ट है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ, क्लास आपके लिए एज अ फ्री है, कोई चार्जेस नहीं, निःशुल्क है एकदम से। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट से मैं अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करती हूँ। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। हो सकता है कुछ एक पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में 100% मिल जाएं। तो चलिए, नए ट्रेंडिंग सिलेबस के साथ जो आजकल नए प्रश्न बन रहे हैं, उस प्रश्नों के साथ रूबरू होते हैं। कौन से लेखक हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हमारे EMRS में हिंदी साहित्य में सबसे पहले लगे हैं आपके चंद बरदाई, अमीर खुसरो एंड आपके विद्यापति जी। तो 3 लेखक हमें आदिकाल में पढ़ने हैं। जी हाँ, आदिकाल का मैंने आज यहाँ पे टॉपिक उठाया है। टॉपिक से सबसे पहले मैंने जो लिया है वो लिए हैं मैंने विद्यापति जी को। तो यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, नॉर्मल बेसिक जानकारी सभी जानते हैं, पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी उठाए जो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सभी जानते हैं कि मिथिला के विद्यापति जी मिथिला के बिस्पी गांव में पैदा हुए। ठीक है, विद्यापति का जन्म 1360, मृत्यु उनकी 1448, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, उन्हें संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली इन भाषाओं पे अच्छा खासा ज्ञान था, कोई शक नहीं था। इन भाषाओं पर बेहद अच्छी उनकी पकड़ थी। वहीं पर ये मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? विद्यापति जी। यानी कि मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विद्यापति किसके राजा थे। ऑप्शन में कभी कभी क्या कहते हैं, शिव सिंह के साथ कोई और जोड़ देते हैं और कीर्ति सिंह के साथ कोई और जोड़ते हैं। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पॉइंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कीर्ति लता इनकी जो रचनाएं रही हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये आप सबको पता है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली सबको रटी पड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर पुरुष परीक्षा, लिखनावली, ये कुछ नई रचना। जैसे लिखनावली मैंने तो पहली बार देखा इसको, तो मैंने कहा इसको लाना चाहिए। फिर शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यवली, ये पूरा है। विभाग सार, ये इनकी क्या है, रचनाएं। मोस्ट जी सभी को याद है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यवली, विभाग सार। आप सभी बेहद मेहनत कर रहे हैं, सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हो सकता है जो हमारे साथीगण हैं, भावी शिक्षक पहले तैयारी में लगे, उनके लिए शायद इसमें उनको ये लगे कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, बने रहिए, हम आ रहे हैं पॉइंट पर, ज़रूर कुछ आपको अच्छा मिलेगा। और जो हमारे नए साथीगण हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बेहद खास है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, बच्चन सिंह जी ने ये कहा, आप सभी ने देखा कि 2021 में TGT बच्चन सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी से कितने क्वेश्चन उठे थे। तो यहाँ पर मैंने वही कोशिश की। आचार्य शुक्ल जी को मोस्टली सभी जानते समझते हैं, मैं उनको भी डिस्कस करूँगी, शुक्ल जी को भी, बच्चन जी को भी। तो यहाँ पर बच्चन सिंह जी ने कहा है कि भाषा की दृष्टि से कीर्ति लता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से कीर्ति पताका विशेष, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि भाषा की दृष्टि से क्या है, कीर्ति लता श्रेष्ठ है। बच्चन सिंह ने कहा कि भाषा की दृष्टि से कीर्ति लता श्रेष्ठ है। वहीं
काव्य सौंदर्य की दृष्टि से कीर्ति पताका विशेष है। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स है यहाँ पर ये कि कीर्तिलता किसकी, भाषा की दृष्टि से है और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से क्या है, कीर्ति पताका है। तो यहाँ पर देखिए पदावली में जो वर्णन किया है वो किसका किया है, तो पदावली स्वांता सुखाय शिव सिंह लखमा देवी के लिए लिखी है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये सब जानते हैं पदावली किस भाषा में लिखी गई है, तो मैथिली भाषा में। तो यहाँ पर स्वांता सुखाय शिव सिंह और लखमा देवी के लिए पदावली लिखी गई थी। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। यहाँ पर हिंदी के जातीय कवि, जी हाँ, अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि हिंदी के जातीय कवि किस लेखक ने माना, किस आलोचक ने माना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का जातीय कवि बच्चन सिंह जी ने कहा है विद्यापति जी को। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, इनकी किताब में वर्णन है, बच्चन सिंह जी कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, किसके बारे में, विद्यापति जी के बारे में। उनके अपने विचार हैं कि वे भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहते हैं। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ कह रहे हैं कि बच्चन सिंह जी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति के प्रसंग में विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि हैं। ये कौन मानता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बेहद महत्वपूर्ण आपकी ये परिभाषाएं हैं। ठीक है, सभी जानते हैं ये। तो यहाँ पर बच्चन सिंह जी फिर कहते हैं, अगला पॉइंट फिर से बच्चन सिंह जी से ही है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य बेहद महत्वपूर्ण। असिस्टेंट प्रोफेसर में आई थी लगभग आपकी 2022 में, एक एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं वो पेपर देख रही थी, उस पेपर में ये पूछा गया था। तो मैं भी सोची पता नहीं किसकी फिर मैंने जब बुक्स रीड की, पढ़ी, तो मुझे पता चला कि ये तो बच्चन सिंह जी की ही है। तो विद्यापति कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यहाँ पर बच्चन जी ने बताया है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, कि अगर आप विद्यापति की जो लेखनी है, जो उनकी स्थापत्य है, जो उन्होंने श्रृंगार कविता का, श्रृंगार रस का जो भरपूर प्रयोग किया है, तो मुझे लगता है कि अगर उनको आप आध्यात्मिक कहोगे तो खजुराहो में जो भी मंदिर बने उनको भी आध्यात्मिक कह सकते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। खजुराहो के मंदिर में जो शैली वहाँ पर बनी हुई है, अगर कोई गया होगा तो उसको पता होगा। बस वहाँ का जो जिस तरह से बनाई गई है वो शैली, अगर गए हैं तो अच्छी बात है। तो खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। वहीं मुक्तिबोध ने भी कहा है इनके लिए, विद्यापति जी के लिए कहा है कि मानो पुरुरवा के कक्ष में भोंपू लगे हों। इस तरह से कुछ उन्होंने अपनी बात को कहा है कि विद्यापति की रचनाओं में ऐसा लगता है मानो पुरुरवा के कक्ष में भोंपू लगे हों। तो ये मुक्तिबोध जी ने कहा है। यहाँ पर जो खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना भी ही होगा, तो ये किसने कहा है, विद्यापति ने। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि आई हुई है। विद्यापति कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर विद्यापति जी को कहा है बच्चन सिंह ने कि ये अपरूप के कवि हैं। बच्चन सिंह ने कहा कि भाई ये तो अपरूप के कवि हैं, तो इनके लिए उन्होंने कहा कि विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य है। यानी कि न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और ना ही भक्तों की तरह क्या, दिव्य है। तो यहाँ पर विद्यापति कह रहे हैं आगे बच्चन सिंह जी की विद्यापति की आंखें लड़ती नहीं जूझती हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है विद्यापति जी ने कि विद्यापति जी संयोग रस का भरपूर प्रयोग करते हैं और उसमें पूरा डूब जाते हैं। अगर बच्चन सिंह आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे साथ साथ जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ बेहद महत्वपूर्ण है। तो वो कह रहे हैं कि विद्यापति की आंखें लड़ती नहीं बल्कि जूझ जाती हैं। तो यहाँ पर वहीं निराला ने इनकी रचना को कहा है कि विद्यापति की कि इनकी जो मादकता है वो नागिन की लहर। ये निराला जी ने ही कहा है, बच्चन सिंह की किताब में खुद है, बच्चन सिंह जी खुद बोल रहे हैं कि निराला ने कहा है कि विद्यापति की जो मादकता है वो नागिन की लहर की तरह है। वहीं शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्त कवियों में ना गिना जाए। हम सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है किसकी, शुक्ल जी की, कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। ये सभी जानते हैं कि शुक्ल जी ने कहा है। वहीं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि विद्यापति जी सिद्ध बाग कवि श्रृंगार रस के तो हैं ही, साथ में वो कृष्ण भक्त कवि भी हैं। ये कौन मानता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वहीं शुक्ल जी इनको कृष्ण भक्त कवियों में नहीं मानते और श्रृंगारी कवि मानते हैं। वही बच्चन सिंह ने अपनी बात कह दी कि अगर इनकी रचनाओं कविता को आप आध्यात्मिक कहोगे तो खजुराहो के मंदिर में जाकर आप उनको भी आध्यात्मिक कह सकते हो, जो कि हम खजुराहो के मंदिर की चित्रशैली को आध्यात्मिक नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये उन्होंने वर्णन किया है
विद्यापति और कृष्ण भक्त कवियों शुक्ल जी ने कहा है। तो बच्चन सिंह जी ने कहा है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स, एक बार आप लोग उनको अच्छे से देख लीजिए। अब हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शुक्ल जी ने और क्या क्या कहा है आपके विद्यापति जी के बारे में और बच्चन सिंह जी ने। तो उसके लिए अभी हम और पॉइंट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर शुक्ल जी से पहले ग्रियर्सन विद्यापति जी को रहस्यवादी कवि कह चुके थे। कहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु जी थे, वो विद्यापति के पद गाकर बेहोश हो जाते थे, भाव विह्वल हो जाते थे, इतने अच्छे उनके पद लगते थे। वहीं फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्रियर्सन ने जब उनको रहस्यवादी कह दिया था, शुक्ल जी कहते हैं कि जिस तरह हिंदी साहित्य में बीशल देव रासों को स्थान मिला है, उसी तरह हिंदी साहित्य में पदावली का भी स्थान है। तो यहाँ पे शुक्ल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मैंने आपको बताई, आप इसको अच्छे से सुनिए, एक बार नहीं 2 बार, हो सकता है एग्ज़ाम में उनकी कोटेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो मुझे महत्वपूर्ण चीज़ें लगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बच्चन जी, शुक्ल जी, मैंने एक मुक्तिबोध की भी जो उन्होंने कहा है वो भी एक मैंने आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश की है। वहीं पर ये सभी जो कवि थे, इन सब की बुक से आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब तैयारी अच्छे से करनी है। और मेरी जो आज की क्लास रही है, बेहद मुझे लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की है इसको महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकालने की और बाकायदा यहाँ आपको समझाने की। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये जानकारी अच्छे से पढ़िए, समझिए, जब आपको समय मिले करिए। निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है, बस आपका एक सपोर्ट चाहिए, वो है लाइक एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।